इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद देश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में बहुत बड़ी बगावत हो गई है। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बागी रुख अख्तियार कर लिया है। इन सभी सांसदों ने एक साथ लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर संसद में एक अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की है। राजनीतिक गलियारों में इस खबर के आते ही हड़कंप मच गया है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक बागी सांसदों का यह गुट जल्द ही लोकसभा स्पीकर से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी करने वाला है। देश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में बहुत बड़ी बगावत हो गई है। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बागी रुख अख्तियार कर लिया है। इन सभी सांसदों ने एक साथ लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर संसद में एक अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की है। राजनीतिक गलियारों में इस खबर के आते ही हड़कंप मच चुका है। सूत्रों के मुताबिक बागी सांसदों का ये गुट जल्द ही लोकसभा स्पीकर से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी करने वाला है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए इसे उनके राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में 20 सांसदों का एक साथ बागी हो जाना टीएमसी के संसदीय दल को सीधे तौर पर दो फाड़ कर चुका है। वहीं बीजेपी ने टीएमसी पर तीखा हमला करते हुए टीएमसी के खत्म होने का भी दावा किया है। भाई इतनी बात आती नहीं थी। बिहार के बारे में लोग बोलते थे, लेकिन बंगाल में साइलेंट रिगिंग कैसे होता है, बूथ कब्जा, यही टीएमसी करके रखा था। अब तो बात खुल के सब आ रही है ना। चलो अब देखिए कैसे ताश के पत्ते की तरह क्या हाल हो गया। वही नहीं स्थिति वहां पर है, क्योंकि उस पार्टी में भी कोई डेमोक्रेसी नहीं था। देखिए, कुछ लोगों को अधिकार है कि वो डी से डिल्यूशन में भी रहे, डी से डिनायल में भी रहे और डी से धोखा देने का प्रयास भी करे, पर सच का सामना करना पड़ेगा। यही कहते थे कि विधायक भी हमारे साथ है। 60 से अधिक विधायक निकल गए और वो असली टीएमसी अपने आप को कहलाते हैं। आज कई सारे सांसद भी नहीं रहना चाहते और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टीएमसी वही कर रही है जो कांग्रेस ने किया, पुत्र मोह, परिवार मोह, और जो भी परिवारवाद का भरेगा दम, उसकी पार्टी का खेला होगा खत्म। इस खबर के फ्लैश होते ही कोलकाता में टीएमसी मुख्यालय, तृणमूल भवन और ममता बनर्जी के आवास पर आपातकालीन बैठकों का दौर शुरू हो गया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी पर लोकतंत्र को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि बीजेपी देश में विपक्ष नहीं चाहती है। देखिए कि सांसदों के पार्टी छोड़ने से या विधायकों के पार्टी छोड़ने से या उनका अपहरण किए जाने से ईडी, सीडी और सीबीआई के डर दिखा करके जो भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को तोड़वा रही है, इससे टीएमसी नहीं टूटेगी। विधायकों और सांसदों के जाने से पार्टियां नहीं टूटा करती है, पार्टियां कार्यकर्ताओं के जाने से टूटा करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, अपने बहुमत को और मजबूत जो करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। सुनिए, थोड़ा सा श्रम होना चाहिए ना जिंदगी में और राजनीति में। अभी क्या हो गया चुनाव के बाद? चुनाव का पहला का देश के लिए काम करने का आदत नहीं था, इच्छा नहीं था। अचानक चुनाव के बाद ये प्यार बढ़ गया देश को के लिए काम करने के लिए। ये एक्सप्लेन करना चाहिए ना। ये क्या हम लोग उल्लू है? देशवासी लोग उल्लू नहीं है, बंगाल का जनता और देशवासी उल्लू नहीं है ना। टीएमसी के बागी सांसदों के गुट ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। लोकसभा स्पीकर को भेजे गए पत्र में सांसदों ने साफ कहा है कि वो अब टीएमसी नेतृत्व के फैसलों और पार्टी की कार्यशैली से सहमत नहीं है, इसलिए उन्हें संसद में एक अलग संसदीय दल के रूप में बैठने की अनुमति और मान्यता दी जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अग्नि कन्या कही जाने वाली ममता बनर्जी अपनी पार्टी पर आए इस सबसे बड़े संकट से कैसे उबारती हैं।
बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी का बुरा हाल है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समय मुश्किल हालात में हैं। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता भूपेंद्र यादव से अलग से मुलाकात की और एक अलग गठबंधन बनाकर एनडीए को समर्थन देने के लिए भी बात सामने आ रही है। वहीं पूर्व टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। टीएमसी के 20 सांसदों के बागी होने पर फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पुरानी कहावत है, मीठा मीठा खप और कड़वा कड़वा थू थू। जब तक 15 साल टीएमसी की सरकार थी, यही सांसद विधायक ममता दीदी के महिमा मंडन करते हुए थकते नहीं थे। अब उनकी सरकार क्या चली गई, उनकी पार्टी क्या हार गई। सबसे पहले जहाज जब डूबने लगता है तो उसमें से चूहे उतर कर भागने लगते हैं, कूदने लगते हैं। उसी प्रकार टीएमसी में जो भगदड़ मची है, चाहे आप शिवसेना को देख लें, चाहे राष्ट्रवादी शरद पवार जी की पार्टी देख लें, जब जब तकलीफ आती है सबसे पहले लोग भाग जाते हैं। जो कमजोर होते हैं, जो मजबूत होते हैं, वो टिके रहते हैं। बहुत सारी पार्टियों में तोड़फोड़ बीजेपी करती है, लेकिन बहुत सारे लोग रुक जाते हैं हमारी तरह, बहुत सारे भाग जाते हैं। तो हमें लगता है कि टीएमसी का जो बंटवारा हो रहा है या जो फूट पड़ रही है, इसके पीछे कहीं न कहीं जाने अनजाने भारतीय जनता पार्टी जरूर है। भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लैश में खुल के सामने जरूर नहीं है, लेकिन पीछे से हवा दिल्ली से ही आती है। ये चीजें दर्शाती हैं कि रीजनल पार्टीज, खासकर टीएमसी के अंदर जमहूरियत नाम की, कार्यकर्ताओं की सुनवाई की नाम की कुछ चीज नहीं थी। और कैसे उन्होंने एक सांस ली है कि जब वेस्ट बंगाल के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का हाथ थामा और एक रूल ऑफ लॉ के लिए, एक वहाँ करप्शन फ्री वेस्ट बंगाल हो, इलीगल इमिग्रेंट्स फ्री वेस्ट बंगाल हो, तो उसको, उस सोच को लेके मुझे लगता है कि ये चीजें हो रही हैं। सांसद विधायक सब टीएमसी छोड़ के भाग रहे हैं। उनका अत्याचार, शोषण, लूट, भ्रष्टाचार, दुराचार से वो पीड़ित हैं और एकदम हताश, निराश है, इसीलिए टीएमसी छोड़ रहे हैं। टीएमसी पार्टी खत्म हो जाएगा, लेकिन जनता ने जिसको जिताया वो जनता के साथ रह के काम करना चाहते हैं। और वो अगर अलग पार्टी करके आए काम करने के लिए, तो विरोधी पार्टी के नाते वो काम करें कि अगर किसी में बेईमानी का कीड़ा अंदर, गद्दारी का घुस गया तो कुछ भी कर सकता। हमने महाराष्ट्र में उसका अनुभव लिया है। अगर ये लोगों ने ठान लिया है कि हमको ममता जी से बेईमानी करनी है, आप उनको रोक नहीं सकते। ममता जी ने करना चाहिए, सीधा एक चैलेंज करना चाहिए, जिसको रहना है रहे हमारे साथ, जिसको जाना है गेट आउट, जो हमने किया था। अब उनके पीछे भाग के क्या होगा? देखो साहब, ये जो हम लोग बार बार कहते थे ना कि भारत में नई उपभोक्ता व्यवस्था आ गई है, तो उसमें बहुत उत्पाद बिका करते थे, आटा बिकता था, साबुन बिकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक नई कैटेगरी इसमें इंट्रोड्यूस की है, सांसदों की, विधायकों की। अब ये एक नई कैटेगरी उपभोक्तावाद में आ गई, ये भी बिकने को तैयार हो जाते हैं इनका। लेकिन क्या है, कभी कभी सेल होता है, जैसे और आइटम का रोज होता था, ये कभी कभी सेल होती है। अब सब्सिडी की सेल आ गई या 30% की सेल आ गई, तो आप इनको ज्यादा मत मानिएगा। हर पार्टी में बिकाऊ सांसद और बिकाऊ विधायक आजकल आने लगे हैं। वो दुर्भाग्य है कि हम लोग अपनी पार्टियों में कभी कभी इन लोगों को चिन्हित नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये एक नए चरित्र के लोग आए हैं और भारतीय जनता पार्टी इन चरित्र के लोगों को बखूबी पहचानती है, क्योंकि स्वयं भी उनका थोड़ा बहुत चरित्र वैसा ही है। तो मैं क्यों छोड़ा, मैं बता सकता हूँ। लोकसभा का मेंबर मैं कभी नहीं था, अभी भी नहीं हूँ। राज्यसभा का मेंबर भी नहीं हूँ अभी। तो लोकसभा में क्या होने वाला, नहीं होने वाला है, ये बेटर होगा। काकली है, शताब्दी है, दूसरे लोग जो हैं लोकसभा का, उनसे पूछिए लोकसभा के बारे में। जहाँ तक मेरा अपना ये, मेरा कहानी कल ख़त्म हो गया था पिछले दिन, जब मैंने पार्टी से और राज्यसभा से मैंने इस्तीफा दे चुका। आपका सवाल होगा कि मैं क्यों दिया। मैंने एक प्रेस रिलीज भी दिया, उसमें सारे कारण मैंने बता दिया। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की दबाव पे, किसी के अनुरोध पे मैंने किया। ये मेरा अंतर जो मुझे निर्देश दिया, बीइंग ए सन ऑफ ए फ्रीडम फाइटर, आई टूक द डिसीजन, इट वाज एब्सोल्युटली माय ओन डिसीजन। आई वाज नाइदर coerced nor manipulated nor impressed upon by anybody. It was my personal thought, my personal decision. मैंने सोचा कि अब बहुत हो चुका है। और मेरे मन में ये पार्टी छोड़ने का जो रवैया, ये बहुत दिनों से काम कर रहा था। कि देखा मैंने कि मैंने 3-4 कमेटी में भी था, मैं 15 साल MP रह चुका हूँ।
तो पार्टी को जो लीडरशिप हमको मैं राज्यसभा का मेंबर बनाया, मैं उनको आभारी हूँ। पार्टी में बहुत सारे अच्छा आदमी हैं, वर्कर्स हैं, फिर भी एक के बाद एक जब हिनाहा कांड शुरू हुआ, जैसे कि पार्क स्ट्रीट रेप, कामदूनी रेप वगैरह वगैरह, अल्टीमेटली आरजी कर, ये सब शुरू हो गया। और लोग देख रहे हैं, इसकी हिंदी सिनेमा में भी दिखाया नहीं पाया कि ये सारी सीलिंग तक नोट दिखा रहे हैं। किसी का मंत्री का फ्रेंड के गर्लफ्रेंड के वहाँ पूरा सारे घर चोरी किया हुआ जो पैसा वो दिखा रहा। कोचिंग शिक्षक खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। कथित फायरिंग केस में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी। मामला कोर्ट में विचाराधीन है और अगली सुनवाई तक स्थिति यथावत बनी रहेगी। अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुना, जिसके बाद यह अंतरिम राहत प्रदान की गई है। फिलहाल कानूनी प्रक्रिया आगे जारी है। कथित फायरिंग मामले में खान सर को गिरफ्तारी से बड़ी राहत मिल गई है। पटना जिला कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस आदेश का मतलब साफ है कि खान सर फिलहाल जेल नहीं जाएंगे। खान सर के वकील अरविंद कुमार के मुताबिक पटना जिला कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब खान सर कहीं भी जा सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। पटना जिला अदालत में खान सर के वकील ने दावा किया कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई, किसी तरह से भय फैलाना मकसद नहीं था। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ। खान सर की तरफ से अधिवक्ता अरविंद कुमार ने पैरवी की। लोक अभियोजक राजेश कुमार ने जमानत का विरोध किया। राजेश कुमार ने कहा, खान सर के गार्ड ने इरादतन फायरिंग की। उनमें से एक गार्ड की क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है। इस पर वकील अरविंद कुमार ने कहा कि खान सर ने गार्ड खुद से नहीं रखे हैं। खान सर के पास क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी नहीं थी। आत्मरक्षा में गोली चलाई गई, भय फैलाने का कोई मकसद नहीं था। बेल में उनको इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गया है, केस डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की गई है, नेक्स्ट डेट पड़ा है। अब खान साहब अभी फ्री हैं और वो जहां चाहें आ जा सकते हैं। कानून के आधार पर उनको नो कोर्ट मिला है। जिला जज ने खान सर को प्रोटेक्शन देते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि खान सर ने सोमवार को पटना जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने बिना वजह खान सर के खिलाफ संगीन धाराएं लगा दी हैं। अब देखना होगा कि आगे इस केस में क्या होता है। जांच में खान सर पुलिस का सहयोग करते हैं या फिर नहीं। ललितपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता 365 दिन जनता की सेवा करता है और पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा अपने नाम से भी घबराती है। महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत में महंगाई अन्य देशों की तुलना में नियंत्रित है। ललितपुर में हमको बताया गया कि कोई अध्यक्ष आता नहीं था, अब तो पहले साल में आ गया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बीजेपी के द्वारा शुरू किया जा रहा जनसंपर्क अभियान को लेकर कहा है कि देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से देश में बेरोजगारी में कमी आई है, महिलाओं को सम्मान मिला है, गांव में रोजगार बढ़ा है और साथ ही आगे जो योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी उससे जनता को लाभ मिला है। इसी के चलते गांव गांव जाकर जनता से मिलेंगे, चौपाल करेंगे और पूछेंगे कि और बेहतर तुम्हारे लिए क्या किया जा सकता है। तो वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके दम पर 27 में यह लोग चुनाव जीत सके। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गांव-गांव जा करके जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करेगी, लोगों से मिलेगी। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद जी हैं। सर, क्या योजनाएं रहेंगी, किस तरह से गांव जाएंगे? देखिए, केंद्र की हमारी मोदी सरकार ने बीते 12 सालों में देश के लिए सेवा और समर्पण भाव के साथ काम किया।
देश की उन्नति, देश की समृद्धि, देश की तरक्की, देश का विकास और नौजवानों के हौसलों को उड़ान देना, देश को एक सुरक्षित माहौल देना, देश को समृद्धि के रास्ते पे आगे ले जाना, देश के उद्योग को आगे बढ़ाना, वैश्विक पटल पे देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम करना, ये तमाम जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए, इससे भारत का एक नाम पूरी दुनिया में बढ़ा है। भारत के लोगों को आज एक विश्वास है कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सही मायनों में ईमानदारी से देश की सेवा के लिए काम कर रहा है। और निश्चित तौर पे इन तमाम बातों को हम आम जनमानस तक ले जाएंगे। मोदी सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर आज उतर रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और बेहतर हमारे मोदी गवर्नमेंट कैसे देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए काम कर सकती है। इन तमाम मुद्दों पे सार्थक लगातार लोगों से चर्चा होती भी रहती है और एक विशेष अभियान के तहत हम गांव-गांव जाएंगे, शहर-शहर जाएंगे और एक समृद्ध उत्तर प्रदेश और देश बनाएंगे, इस नियत के साथ हम काम कर रहे हैं। सर, कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थे, तमाम सारे राहुल गांधी चाहे अखिलेश यादव पहुंचे थे। 27 में कहते हैं कि बीजेपी को रोकना है, उसको किस तरह? देखिए, इंडिया अलायंस गठबंधन एक पूरा फेल एक्सपेरिमेंट साबित हो रहा है। एक तरफ इंडिया अलायंस गठबंधन की बैठक हो रही थी, उस गठबंधन के जो दल थे जहां से शुरुआत हुई थी, वही काफ़ी सारे दल उसमें मौजूद नहीं थे। वही इंडिया अलायंस गठबंधन के तमाम दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। टीएमसी के सांसद टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं, विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी आपस में सीटों को लेके लड़ाई लड़ रही है। तो ये केवल और केवल एक आर्टिफिशियल जो बैठक है, जिसका कहीं कोई धरातल पे कहीं कोई उसका इम्पैक्ट नहीं है। जनता के प्रति इस अलायंस के लिए कोई विश्वास नहीं है। तो एक कमजोर नींव पे तैयार की गई कमजोर इमारत है जिसका ध्वस्त होना तय है। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा राशि को लेकर के आरोप लगाया कि जो चंदा चोरी कर रहे थे उन्होंने चढ़ावा राशि भी चोरी कर। देखिए, समाजवादी पार्टी ये केवल झूठ और मनगढ़ंत बातें करके समाज को बहकाना चाहती है, क्योंकि उसके पास अब कोई तरीका नहीं बचा है। तो अब केवल झूठ बोलो और भ्रम फैलाओ, इस नीति पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है। इधर उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, वीडियो जर्नलिस्ट हरिसाद मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राम मंदिर चंदा और दान राशि को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का भगवान श्री राम से कोई सरोकार नहीं है। इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष सड़क से संसद तक महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर संघर्ष करेगा। रविदास मेहरोत्रा ने इच्छा जताई है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अखिलेश यादव करें। तो वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि और छात्रों के निष्कासन को लेकर भी उन्होंने सरकार पर हमला बोला। पार्टी से विधायक रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। विधायक जी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर आपने छात्रों से मुलाकात की, क्या बातचीत हुई? लखनऊ विश्वविद्यालय में सरकार ने कई गुना फीस बढ़ा दी और जब कुछ छात्र फीस वृद्धि के विरोध में वाइस चांसलर से मिलने के लिए गए तो वाइस चांसलर ने उनसे मुलाकात नहीं करी और उनको विश्वविद्यालय से निकालने का काम कर दिया। अगर कोई आवाज़ यहाँ उठाता है, अगर छात्रों की फीस बढ़ी है तो ये छात्रों का अधिकार है कि वो उनसे आके बात करें, लेकिन वाइस चांसलर ने उनसे बात करने के स्थान पर गाड़ी में बैठ करके भागने का प्रयास किया। तो कुछ छात्रों ने नारे लगाए और उसके बाद उन्होंने 3 छात्रों को विषय से निकालने का काम कर दिया गया। इसके कारण से छात्रों में जब गुस्सा व्याप्त हो गया है और छात्र आक्रोशित है। कुलपति तानाशाह तरीके से काम कर रहे हैं और वार्ता करने को तैयार नहीं है। हम भी जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ी कमेटी है उसके मेंबर हैं, उसके बावजूद भी हम उसे कहने गए, उनके पास गए, लेकिन उन्होंने 3 छात्रों का सस्पेंशन विड्रा करने का काम नहीं किया। तो मजबूर होकर के यहाँ पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की फीस बढ़ी है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो गार्जियंस हैं वो अपना खर्च चला नहीं पा रहे हैं, जो फीस पहले थी वो नहीं दे पा रहे हैं, अब सरकार ने कई गुना फीस बढ़ा दी है। तो उसके विरोध में ये आंदोलन हुआ है। और जब कभी भी छात्र सड़कों पर आता है तो बड़ी बड़ी जालिम सरकारें भी हट गई हैं। तो अगर कुलपति इनकी बात नहीं मानेंगे, छात्रों की बात नहीं मानेंगे, तो कुलपति भी 5-6 महीने के मेहमान हैं। सरकार बदलेगी और सत्ता के अहंकार में आज जो है कुलपति हों
चाहे सरकार के और मंत्री हों, वो जो काम कर रहे हैं उनका अहंकार टूट जाएगा। आज छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम हो रहा है। अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के दान पात्र में करोड़ों रुपए की चंदा चोरी की बात हुई है और उसमें कई तरह की करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया है। भगवान श्री राम जी का जन्म जो मंदिर है उस पर जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, वहाँ अरबों रुपया इकट्ठा चंदा आता है और चढ़ावा आता है। उस पैसे को गबन करने का काम किया गया है। उसमें 4 लोग पकड़े भी गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। इससे पहले मंदिर निर्माण में भी अरबों रुपया आया और सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस पैसे का गबन करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी का भगवान श्री राम से कोई भी मतलब नहीं है। वो नाथू राम की पूजा करते हैं और जो है वहाँ पर चढ़ावा जो आता है, चंदा जो इकट्ठा किया है, वो सब भारतीय जनता पार्टी ने उससे अपने कार्यालय बनवाने का काम किया है। हम लोगों ने ये मांग करी है कि जो भगवान श्री राम जी के मंदिर में चढ़ावा आया है, उसमें गबन हुआ है, उसकी जांच किसी पूर्व न्यायाधीश से कराई जाए तो मालूम पड़ेगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई दिल्ली में, कई मुद्दों पर सहमति बनी, चाहे पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगारी हो, इन तमाम मुद्दों पर सहमति बनी और ये बात कही गई कि सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।